चेयरमैन ऑफ द बार एसोसिएशन, राजीव सर, इनकम टैक्स बार कमेटी मेंबर्स, रेस्पेक्टेड सीनियर्स एंड माय फेलो कलीग्स। सबसे पहले तो मैं कमेटी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया और बहुत ही हॉट टॉपिक है इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स असेसमेंट ईयर 22-23। गवर्नमेंट ने 30 मार्च को 1 से लेकर 6 नंबर फॉर्म्स तक नोटिफाई किए हैं और 1 अप्रैल को ITR 7 नोटिफाई किया। थोड़ी सी बेसिक चीजें पहले एक बार जान लेते हैं। ITR फाइलिंग की ड्यू डेट नॉन ऑडिट एसएससीज के लिए है 31 जुलाई 2022, ऑडिट वाले एसएससीज के लिए है 31 अक्टूबर 2022 और बिलेटेड रिटर्न और फाइनल ड्यू डेट फाइलिंग की है 31 दिसंबर 2022। ये जो 31 दिसंबर 22 डेट है, ये ड्यू डेट के बाद लेट फीस के साथ हम रिटर्न जमा कर सकते हैं। लेट फीस रहेगी हमारी सेक्शन 234F में और लेट फीस है 2.5 लाख के अंदर तक रिटर्न अगर इनकम होगी तो लेट फीस निल है। 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम होगी तो लेट फीस 1,000 रुपए है और 5 लाख से ऊपर की अगर इनकम होगी तो लेट फीस 5,000 रुपए है। पहले लेट फीस 10,000 रुपए तक होती थी जो अब गवर्नमेंट ने खत्म कर दी और वो टाइम भी खत्म कर दिया। जो जनवरी, फरवरी और मार्च में हम रिटर्न फाइल करते थे वो दिसंबर तक की डेट कर दी गई। ITR 1, 2 और ITR 4 की फाइलिंग इनेबल कर दी है। ITR 1 और ITR 4 ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फिल कर सकते हैं, लेकिन ITR 2 सिर्फ अभी ऑफलाइन ही फिल कर सकते हैं। थोड़े टाइम में स्कीम जैसे डिपार्टमेंट इशू कर देगा तो हम ऑनलाइन भी फाइल कर सकेंगे। 10 मिनट में एक बार हम लोग सारे ITRs का ओवरव्यू ले लेते हैं कि कौन कौन सी ITR किस किस पर्पस के लिए फाइल होती है। जनरली हम लोग अपने ऑफिसों में सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं जिससे हम लोग कई बार ध्यान नहीं रहता क्योंकि सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली हमें ITR बना के देता है कि किस ITR किस पर्पस के लिए है और हम लोगों को उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी एक बार अगर हम उसको रिकॉल कर लेंगे तो हमारे लिए एक नॉलेज एडिशन हो जाएगा। सहज ITR 1 रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए है 50 लाख रुपए तक की इनकम के लिए इन हैंड से सैलरी या पेंशन, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज एंड एग्रीकल्चर इनकम अप टू ₹5,000। सहज ITR कुछ लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है और वो लोग हैं कोई भी कंपनी में डायरेक्टर या किसी ने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर पिछले प्रीवियस ईयर में होल्ड कर रखे हो किसी भी कंपनी के अनलिस्टेड, या कोई भी एसेट इंडिया के बाहर हो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी। साइनिंग अथॉरिटी इंडिया के बाहर किसी भी अकाउंट में होंगी। इंडिया के बाहर की कोई भी सोर्स ऑफ इनकम होंगी या 194N कैश ट्रांजैक्शन पे जिसका कैश विड्रॉल पे TDS कटा हुआ हो उसके लिए ITR 1 एप्लीकेबल नहीं है। सहज या किसी ने एम्प्लॉय स्टॉक प्लान पे अपना ऑप्शन डिफर कर रखा हो टैक्स का, या किसी भी हेड में कैरी फॉरवर्ड लॉसेस हो उनके लिए ITR 1 एप्लीकेबल नहीं है। अब हम आते हैं ITR 2 पे। ITR 1 सिर्फ इंडिविजुअल के लिए था, ITR 2 इंडिविजुअल और HUF दोनों के लिए है। ऐसे एसएससीज जो ITR 1 एलिजिबल नहीं है और बिजनेस प्रोफेशन के हेड से इनकम नहीं है वो एलिजिबल है ITR 2 के लिए। उसके बाद आता है ITR 3। ITR 3 भी इंडिविजुअल और HUF के लिए एप्लीकेबल है। ऐसी एसएससीज जिनकी जो ITR 1, ITR 2 या ITR 4 फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं है
और जिनकी इनकम पीजीबीपी यानी प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन से है, वो आईटीआर 3 में अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आता है आईटीआर 4। आईटीआर 4 और आईटीआर 1, आईटीआर 4 सुगम, आईटीआर 4 सुगम और आईटीआर 1 में सहज में सिर्फ यही अंतर है कि आईटीआर 4 में आप प्रिजम्पटिव बिजनेस की इनकम अगर आपकी है तो आपके आईटीआर 4 हो जाएगा। बाकी सब कंडीशन आईटीआर 4 और आईटीआर 1 की सेम है, मतलब सैलरी पेंशन की इनकम हो गई, 50 लाख तक की इनकम हो गई, अगर 50 लाख से ज्यादा की इनकम है, पीजीबीपी की इनकम है, तो हम आईटीआर 3 पे चले जाएंगे। वन हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई, अदर सोर्सेज की इनकम हो गई, एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000। और जो कंडीशन है आईटीआर 1 सहज की ये लोग नहीं फाइल करेंगे, वही इनकम वही कंडीशन आईटीआर 4 पे लागू होती है, सिवाय 194M के पीडीएस के, क्योंकि वो बिजनेस के हेड में इंक्लूड हो गया। आईटीआर 5 पर्सन्स अदर देन इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी एंड पर्सन फाइलिंग फॉर्म नंबर 7, उनके लिए आईटीआर 5 हो गई। आईटीआर 6 कंपनीज एंड दोज कंपनीज अदर देन दोज कंपनीज जो कि सेक्शन 11 की एग्जम्पशन क्लेम कर रही हैं, उनके लिए आईटीआर 6। और आईटीआर 7 चैरिटेबल, रिलीजियस, पॉलिटिकल पार्टी, रिसर्च एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी इस तरह की एग्जम्पशन क्लेम कर रही है, उनके लिए आईटीआर 7। और उसके बाद आईटीआर भी आता है और एक्नॉलेजमेंट आता है, जो ई फाइलिंग के केस में निकल के आता है। कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस जो कि इनकॉर्पोरेट हुए हैं इस साल के आईटीआर के लिए, तो वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आईटीआर 1 में इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट्स अकाउंट्स इन अ फॉरेन कंट्री, ऐसे रेजिडेंट्स जो किसी समय नॉन रेजिडेंट थे और जिस समय नॉन रेजिडेंट थे उस समय किसी दूसरी कंट्री में वर्क कर रहे थे और उस कंट्री से उनको पेंशन मिल रही है। सेक्शन 89A में गवर्नमेंट ने 4 कंट्रीज नोटिफाई करी हैं जिसमें डबल टैक्सेशन का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो कंट्रीज हैं यूएसए, यूके, कनाडा और नॉर्दर्न आइलैंड। अगर इन कंट्रीज से हमें कोई पेंशन मिल रही है जिस समय वो एसएसीज इन कंट्रीज में जॉब कर रहे थे उनकी पेंशन मिल रही है, तो उनको डिस्क्लोज करना भी है और इन कंट्रीज से जो पेंशन मिल रही है उसकी एग्जम्पशन मिल जाएगी, बाकी कंट्रीज की टैक्सेबिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट सर, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ अबव सर्टेन लिमिट्स। फाइनेंस एक्ट 2021 में गवर्नमेंट ने चेंज लाए थे कि जो भी कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ या रिकॉग्नाइज पीएफ, ईपीएफ या रिकॉग्नाइज पीएफ, वो चाहे सेंट्रल का हो, चाहे स्टेट का हो, चाहे पर्सनल हो, अगर 2.5 लाख से ज्यादा का सिर्फ एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन अगर होगा तो उस एडिशनल कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल रहेगा। अभी तक वो टैक्सेबल नहीं था, लेकिन फाइनेंस एक्ट 2021 से वो टैक्सेबल कर दिया है। तो इसमें भी सर 2 कंडीशंस है कि एक लिमिट है 2.5 लाख की, एक लिमिट है 5 लाख की। 2.5 लाख की लिमिट उनके लिए है जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पीएफ के लिए। तो डिपार्टमेंट भी 2 अकाउंट उनके बनाएगा और उनको अलग अलग इंटरेस्ट की कैलकुलेशन पता चलेगी डिपार्टमेंट से कि 2.5 लाख तक का इंटरेस्ट कितना है, 2.5 लाख से ऊपर का इंटरेस्ट कितना है। 2.5 लाख से ऊपर का इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा, उसका डिस्क्लोजर हमें सेक्शन 10 सबसेक्शन 11 और सेक्शन 10 सबसेक्शन 12 में देना है। एक और खास बात इसमें यही है कि अगर किसी ऐसे फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा है जिसमें कंट्रीब्यूशन सिर्फ एम्प्लॉय कर रहा है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, तो जो ये 2.5 लाख की लिमिट है, 2.5 लाख से ऊपर इंटरेस्ट की टैक्सेबिलिटी है, वो अमाउंट हो जाएगा हमारा 5 लाख हो जाएगा। यानी कि अगर कोई ऐसा फंड जिसमें सिर्फ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है, तो उसमें टैक्सेबल इंटरेस्ट will be taxable, interest amount will be taxable only above 5 lakh contribution। ये सर 4 कॉलम हमारे रिटर्न में और पड़े हैं, 10 सबसेक्शन 11 और 10 सबसेक्शन 12। इनके 2 प्रोविजन है, फर्स्ट प्रोविजन, सेकंड प्रोविजन। फर्स्ट प्रोविजन 2.5 लाख से ऊपर और सेकंड प्रोविजन 5 लाख से ऊपर। एक सर चेंज आया है छोटा सा, रिपोर्टिंग ऑफ टैक्स डिफर्ड ऑन ESOP फ्रॉम स्टार्टअप। हम लोग को पता है कि स्टार्टअप्स बहुत ही कम कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, छोटी कंपनीज होती हैं, उनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट
ज़्यादा होती है, लेकिन फंड की कमी की वजह से गवर्नमेंट ने कुछ बेनिफिट्स दिए हैं। तो जो स्टार्टअप्स होते हैं, क्योंकि फंड की कमी होती है इसलिए वो अच्छे एम्प्लॉइज हायर नहीं कर सकते हैं, उसके लिए असिस्टेंस गवर्नमेंट ने दी है कि आप अपने एम्प्लॉइज को एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान ESOP ESOPs दे सकते हैं। तो अगर वो ESOP किसी स्टार्टअप ने दिया है तो एम्प्लॉय के पास ऑप्शन होता है उसकी टैक्सेबिलिटी को डिफर करने का, ESOPs की टैक्सेबिलिटी को डिफर करने का। ESOP जनरली 2 टाइम टैक्सेबल होते हैं, 2 बार। एक बार जब उसे ESOP मिला और एक बार जब उसने वो ESOP को कैश कर लिया मार्केट में। लेकिन अगर स्टार्टअप से कोई ESOP मिला है तो एम्प्लॉय उसकी फर्स्ट टाइम टैक्सेबिलिटी को डिफर कर सकता है सेकंड टाइम के लिए। तो उसके लिए ITR 2 और ITR 3 में कॉलम दिए हुए हैं। अगर किसी एम्प्लॉय को किसी स्टार्टअप से ESOP मिला है तो वो उसकी टैक्सेबिलिटी को सेकंड टाइम के लिए डिफर कर सकता है, जिस समय वो उसको सेल करता है। पिछले साल ही हमारे रिटर्न फॉर्म्स में न्यू टैक्स रिजाइन आया था 115 BAC। इस बार उसकी टैक्स रिपोर्टिंग पॉलिसी बढ़ गई है। हमें लास्ट ईयर का ही बताना पड़ेगा कि हमने लास्ट ईयर उसको ऑप्ट किया था या नहीं किया था, और हम इस साल उसको कंटिन्यू कर रहे हैं या उसको सरेंडर कर रहे हैं। तो अगर सरेंडर कर रहे हैं तो हमें वो रिपोर्ट करनी है, कंटिन्यू कर रहे हैं तो हमें वो रिपोर्ट देनी है। एडिशनल डिस्क्लोजर्स कैपिटल गेन के केस में कुछ आए हैं। अभी तक कैपिटल गेन के केस में हमें इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बतानी होती थी, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बतानी होती थी, लेकिन अब डिपार्टमेंट ने ITR 2, 3, 5 एंड 6 में चेंजेस आए हैं, जिसमें अब हमें डेट वाइज इंफॉर्मेशन देनी होगी डिपार्टमेंट को। अभी तक हम लोग अपने पास जो सॉफ्टवेयर, अगर कुछ लोग सॉफ्टवेयर से यूज करते तो अपने पास सॉफ्टवेयर में हम लोग फीड करते थे कि किस किस डेट को कितने रुपए का एडिशन हुआ है या कब उसने परचेस करा था, उसकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, वो हम अपने पर्पस से फीड करते थे। लेकिन अब यही चीज डिपार्टमेंट ने रिटर्न में इनकॉर्पोरेट कर दी है। अब हमें बताना होगा रिटर्न के अंदर फीड करके कि हमारी डेट ऑफ परचेस क्या है, इंडेक्स कॉस्ट हमने कितनी ली है, ओरिजिनल डेट ऑफ परचेस प्लस इंडेक्स कॉस्ट। रिटर्न में अभी तक सिर्फ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जाती थी और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जाती थी। अब हमें डेट वाइज, ईयर वाइज देना पड़ेगा किस साल में हमने कितना एडिशन करा है, उसकी इंडेक्स वैल्यू कितनी है। ये चेंजेस कैपिटल गेन के ITR 2, 3, 5 एंड 6 में थे। तो फ्रेंड्स ये कुछ मेजर चेंजेस हैं, बाकी छोटे मोटे का तो चेंजेस है, जैसे NRI स्टेटस में उन्होंने एक एड्स बढ़ा दिए हैं डिपार्टमेंट ने, उसको और एलेबोरेट कर दिया है। ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में। और अभी तक अगर एम्प्लॉय था, जॉब में था, तो उसको सिर्फ ये बताना होता है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, PSU है, अदर है या सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब पेंशनर के केस में भी ये कॉलम इंक्रीज कर दिया है कि ये पेंशनर सेंट्रल गवर्नमेंट का है या स्टेट गवर्नमेंट का है या PSU का है या अदर पेंशनर है। उसके बाद से सबसे इम्पोर्टेंट, ये तो हमारे मेजर चेंजेस हो गए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चेंज जो हमारे रिटर्न्स में आया है वो आया है सर अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न, जिसको डिपार्टमेंट ने कहा है ITR U। ITR U का मतलब यू टर्न नहीं है, सिर्फ एक अपडेशन है। तो अपडेटेड रिटर्न 29 अप्रैल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई करेगा। बहुत सिंपल 2-3 पेज का रिटर्न है, इसमें कोई डिटेल डिपार्टमेंट नहीं मांग रहा है, सिर्फ समरी मांग रहा है। इसके प्रोविजन के लिए सेक्शन में एक सेक्शन इंसर्ट करा है गवर्नमेंट ने 159(8)A। तो उसमें उन्होंने बताया है कि कौन कौन एलिजिबल हैं ITR U फाइल करने के लिए। उन्होंने कुछ कैटेगरी ऑफ पर्संस दिए हैं कौन कौन एलिजिबल हैं। ऐसे लोग जिन्होंने रिटर्न पहले कभी फाइल ना करी, इनकम करेक्टली रिपोर्ट नहीं करी, इनकम रॉन्ग हेड में रिपोर्ट कर दी, कैरी फॉरवर्ड लॉस को कम कर रहे हैं जो लोग, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को कम कर रहे हैं, या मैट क्रेडिट को कम कर रहे हैं, या ओरिजिनल रिटर्न में उन्होंने रॉन्ग टैक्सेस दे रखे थे, या एनी अदर रिटर्न। लेकिन इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट हमें ध्यान देनी है कि अपडेटेड ITR U सिर्फ वही लोग फाइल कर सकते हैं जिनकी किसी ना किसी तरीके से टैक्स की लायबिलिटी आ रही है या लॉस कम हो रहा है, कैरी फॉरवर्ड लॉस कम हो रहा है। अगर लायबिलिटी टैक्स की नहीं आ रही है वो लोग ITR U फाइल नहीं कर सकते। ITR U
सिर्फ 2 असेसमेंट ईयर पुराने साल तक के लिए फाइल हो सकती है। जैसे इस समय अगर हम बात करें तो असेसमेंट ईयर 2021 और असेसमेंट ईयर 2022 के लिए ही फाइल हो सकती है अपडेटेड आईटीआर। इसमें इंटरेस्ट के प्रोविजन है, जो एडिशनल इंटरेस्ट है, एडिशनल इंटरेस्ट 25% और 50% दो तरह का रेट है। 25% सिर्फ एक असेसमेंट ईयर डिले के लिए लगेगा और 50% लगेगा 2 असेसमेंट ईयर जिसके डिले हुए हैं। यानी कि अगर फाइनेंशियल ईयर 1920 की बात करें तो असेसमेंट ईयर 2021 हो गया, 2021 के लिए एक असेसमेंट ईयर निकल गया 21-22, दूसरा असेसमेंट ईयर हमारा चल रहा है 22-23। तो 1920 फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न के लिए एडिशनल इंटरेस्ट अलॉन्ग विद ओरिजिनल टैक्स एंड इंटरेस्ट जो लगेगा हमारा वो लगेगा 50%, क्योंकि उसमें सेकंड असेसमेंट ईयर हमारा चल रहा है। और असेसमेंट ईयर 21-22 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 की अगर हम अपडेटेड रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें हमारा इंटरेस्ट आएगा 25% एडिशनल इंटरेस्ट इन आईटीआरयू। बाकी जो हमारी टैक्स की लायबिलिटी है वो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। आईटीआरयू बहुत छोटा सा फॉर्म है, अगर आप लोग देखेंगे इसमें हमें बहुत लिमिटेड डिटेल्स देनी है। जैसे कि अमाउंट ऑफ एडिशनल इनकम, हमारे पास इनकम के हेड्स रखे हैं, उसमें सिर्फ हमें एडिशनल इनकम का अमाउंट देना है। कोई डिटेल्ड ब्रेकअप, कोई कैलकुलेशन हमें इसमें सबमिट नहीं करनी है। हमें स्पेसिफाई करना है एग्जैक्ट रीजन आईटीआरयू फाइल करने का, और जो चालान हमने फाइल करा है, ओरिजिनल चालान हमने एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स का जो फाइल करा था वो भी इसे मेंशन करना है, या इसके अलावा हमने जो चालान आईटीआरयू के लिए फाइल करा है, जो भी हमारी एडिशनल टैक्स है या एडिशनल इंटरेस्ट है, उसका चालान हमें इसमें मेंशन करना है। आईटीआरयू वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, इसके 2 तरीके हैं। आईटीआरयू अगर कोई ऑडिट वाला केस है या पॉलिटिकल पार्टी है, उसको डिजिटल सिग्नेचर थ्रू कंपलसरी आईटीआरयू वेरीफाई करनी है। उसके अलावा कोई भी एसएससी है, उसको ईवीसी के थ्रू आईटीआरयू फाइल करनी है। मैनुअल या फिजिकल साइन और बेंगलोर भेजने का ऑप्शन आईटीआरयू में नहीं है, तो इससे समझ में आ रहा है कि आईटीआरयू सिर्फ ईवीसी या डीएससी से ही फाइल हो सकती है। कुछ ऐसे एसएससी हैं जिसमें आईटीआरयू एप्लीकेबल करने का ऑप्शन नहीं दिया है। वो कौन से केसेस हैं, ऐसा समझ लेते हैं एक बार। सर्च या सर्वे या प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स जिन पे जिस असेसमेंट ईयर पे इनिशिएट हो चुकी है, वो असेसमेंट ईयर के लिए आईटीआरयू फाइल नहीं हो सकती। असेसमेंट, रीअसेसमेंट, रिवीजन या रिकम्प्यूटेशन पेंडिंग है या कंप्लीट हो चुका है उस रेलेवेंट ईयर का, तो उस रेलेवेंट ईयर के लिए आईटीआरयू फाइल नहीं हो सकती। या कोई भी एडिशनल टैक्स आउटगो जिस केस में नहीं है, उस केस के लिए आईटीआरयू फाइल नहीं हो सकती। फ्रेंड्स, ये मेजर चेंजेस हैं। थैंक यू सो मच।